हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक ही क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सोशल साइंस की और जियोग्राफी की। सिविक्स की मैंने बना दी है, जिसे हम राजनीति कहते हैं, राजनीति वाले, जिसमें आपके लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। आज है आपका भूगोल, लोग मतलब आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और भारत के मैप पढ़ेंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंप्लीट वन शॉट। कोशिश ये रही है कि एक ही शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए 1 से 6 जो आपके लेसन है। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो इसका मैं दावा कर सकता हूं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले हम तो ये समझेंगे कि भारत जो है वो कहाँ पर है। ये है वर्ल्ड मैप। क्या है? वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड मैप में ये है हमारा भारत। ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान देनी है। वर्ल्ड मैप में ये हमारा भारत। नेक्स्ट स्लाइड। ये भारत का नक्शा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास नक्शा होगा तो उस नक्शे में एक राज्य आपको पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि 5 नंबर का आपका क्या आता है? मैप। ठीक है, तो आपको एक एक पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर, गुजरात कहाँ पे है, उसकी राजधानी गांधीनगर, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप काम कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। ये है हमारा चैप्टर सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी चैप्टर 1 भारत आकार व स्थिति। भारत का आकार कैसा है वह स्थिति के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर बहुत आसान है वाला। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आप वो क्या बताएंगे कि जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर कोई गलती हो जाए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि गलती होने की संभावना कम हो। भारत के मुख्य भाग का विस्तार बताइए, अथवा भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्या है? तो बेटा कोई भी आ सकता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में पहले ही अंडरलाइन करवाया होगा, जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। तो भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व, 97 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर में क्या है? विकृत है, फैला हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर? चले। और जिस बच्चों को अगर क्वालिटी कम लगे तो वो अपने मोबाइल क्वालिटी बढ़ा ले। जैसे आपने 360 पे सेट कर रखी होगी, 720 और 180 पे करें, बिल्कुल आपको क्लियर साफ दिखेगा ये। ठीक है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी बेटा? कर्क रेखा। ये आपको याद रखना है। 2 बराबर भागों में बांटती है किसको? भारत को। ठीक है, भारत संघ के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पोल या इंदिरा बिंदु। भारत की दक्षिणी। ये भी आपको 1 नंबर के लिए इंपोर्टेंट याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन में बताएंगे आपको 1 ही नंबर, क्योंकि इस वाले चैप्टर से 1 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, वो 100% है। ठीक है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल बताइए कितना है? 32,87,263 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कितनी देर पहले दिखाई देता है? बताइए। गुजरात की अपेक्षा, ये क्वेश्चन उस समय भी करवाया था मैंने, इंपोर्टेंट। तो आएगा 2 घंटे। कितने का अंतराल है? 2 घंटे का। देखो ये 2 घंटे का। ठीक है, भारत की मानक भारत की जो मानक समय है उसे किसे माना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से भारतीय
मानक समय को क्या कह रहा है, माना गया है, इसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, चलें आगे। भारत की मानक मतलब जो भारत का जो मानक है IST, वो कहाँ से गुजरती है? तो बेटा ये कहाँ गुजरती है, उत्तर प्रदेश अपना एक राज्य है, उसके मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? जो पिक्चर बनी थी मिर्जापुर, आपने तो सुनी होगी, वहां से गुजरती है। वहीं से हमने अपने पूरे भारत का टाइमलाइन क्या कर रखी है, डिसाइड कर रखी है। क्या कर रखी है? टाइमलाइन ऐसे जाती है, ऐसे टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश होगा आपका, मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर प्रदेश है इस जगह। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट। एक एक नंबर के सारी बात इसमें से याद रखेंगे आप। भारतीय मुख्य भूमि की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मतलब हो गया ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे मैं एरो का निशान बना रहा हूँ, और ये है नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट जो है आपकी वो है 2933, और नॉर्थ टू साउथ जो है 3214 किलोमीटर। अगर किसी बच्चे को लगे कि स्लो है, वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख सकता है, और बाकी सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्पीड मेंटेन करके चलूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो ये लिखी हुई है, पूर्व से पश्चिम 2933, और उत्तर से दक्षिण 3214। ठीक है, चलें आगे। स्वज जो स्वेज नहर को कब खोला गया? जो स्वेज नहर थी उसको कब खोला गया? तो इसको 1869 में खोला गया, 1869 में। याद रखेंगे आप, इंपोर्टेंट। स्वेज नहर के कारण यूरोप और भारत के बीच की यूरोप एवं भारत के बीच की दूरी कितनी कमी आई? मतलब जब स्वेज नहर को खोल दिया गया, तो यूरोप और भारत, जो यूरोप से हम व्यापार कर रहे थे, तो हमें बहुत घूम के जाना पड़ता था। जब स्वेज नहर को खोला गया, तो यूरोप और भारत की जो बीच की दूरी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। कितनी? 7000 किलोमीटर। सोचो, 7000 किलोमीटर में फालतू जाना पड़ता था। जब ये नहर खुली तो 7000 किलोमीटर क्या हो गया, कम। बहुत ज्यादा है बेटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? सबसे बड़ा देश आ जाए या राष्ट्र आ जाए तो कौन सा बताएंगे आप? रूस। कौन सा है? रूस। हमारा भारत कितने नंबर पे आता है? कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा मेरे से पहले, जब तक मैं बताऊं। 7वें नंबर पे, 7th पे। कितने नंबर पे? 7th। ठीक है, सारे आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए 7 तक। 14 क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7वें नंबर पर अपना भारत है, तो 7वें नंबर पर अगर भारत है तो इससे पहले कितने देश बड़े हैं? 6। ये तो आप कर ही सकते थे, तो ये रहा 6 देश बड़े हैं। ठीक है, चलें। भारतीय भूखंड कहाँ स्थित है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप। हमारा देश किसमें आता है? एशिया में, के पूर्व से पश्चिम में मध्य स्थित है। चलें अगला। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? भारत और जल से कौन सी जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में? मध्य पाक जल संधि। याद रखेंगे, याद रखें। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के, प्रांत और रियासत। रियासतें आप जानते होंगे, कितनी रियासतें टोटल? 565। ये ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? कौन सी खाड़ी है वो? एक तो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन या तो पाक जल संधि पूछेगा या फिर मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मालदीव कहाँ स्थित है? दक्षिण में, नीचे। मालदीव हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जहां पे हमारा लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में, और महाद्वीप एक क्या है? द्वीप है। द्वीप बेटा वो होता है जो पानी से चारों ओर से घिरा होता है, उसको हम कहते हैं द्वीप। और प्रायद्वीप वो होता है जो पानी से 3 ओर से घिरा होता है। कितने ओर से? 3, जैसे हमारा भारत। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
20वां, भारत में कौन सा स्थान 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया? इंदिरा बिंदु। कौन सा हो गया था? इंदिरा बिंदु। अब आते हैं लघुत्तम, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसका वर्णन करना है। भारत की भूमि की भौगोलिक विशेषता बताइए। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और आंसर आपका एक ही होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका भूभाग 8 मीटर या हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में, 97 डिग्री 45 मिनट देशांतर तक, कर्क रेखा 22.5 डिग्री। कर्क रेखा कितनी है? 22.5 डिग्री। ठीक है। उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। मुख्य रूप से भूभागों के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है हमारे? नीचे की बात करें तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। हमें पूरे भारत नक्शा की पूरी डिटेल बता देनी है, जो चीज तुम्हें पता है। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है। द्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। यहाँ क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारतीय भूभाग में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी में विस्तार है। ये किसमें आता है हमारा? एशिया में। और एशिया के कभी कौन सा है? दक्षिणी में विस्तार है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। पूरी हमने डिटेल बता दी है। ये वही डिटेल है जो आपने मैप में देखी है, वही सारी डिटेल है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत भारत के आकार पर संलिखित टिप्पणी। ठीक है। अब भारत के आकार पे वो करना है, टिप्पणी करेंगे। तो क्या बताएंगे भारत में? भारत के बारे में क्या क्या जानते हैं? भारत का आकार जो है, भारत की आकृति कैसे है? चतुर्कोणीय है। ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, बताया था हमने। भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना? कुल क्षेत्रफल कितना है? आ जाइए। क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख लेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना प्रतिशत है बेटा? पूरी पृथ्वी जो है और उसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। कितना है? 2.4%। भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा होती है बेटा जमीन वाली। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। उत्तर में कैसा है? चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा हुआ है। मतलब पतला है। देखा होगा आपने मैप, ऊपर की ओर क्या है? चौड़ा है और नीचे की ओर पतला है। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, इसका तो बताने की जरूरत नहीं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान को आप जानते हो, अफगानिस्तान जानते हैं। 106 किलोमीटर की क्या लगती है? हमारी सीमा लगती है भारत की। चीन आप जानते हैं। नेपाल भारत के नक्शे में आपने देखा हो। भूटान, बांग्लादेश, ये पहले पूरी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर इसको आज़ाद कराया गया कब? 1971 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे। म्यांमार, श्रीलंका नीचे है, जो द्वीप समूह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और मालदीव, ये मालदीव के बारे में बताया था। ये सारे क्या हैं? हमारे पड़ोसी देश हैं। आप याद रखेंगे इनको। अगला। ठीक है। वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि सारे क्वेश्चन समझाने पड़ रहे हैं। सन 1947 से पहले ब्रिटिश काल में भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? हमें राज्यों के बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे? 2 प्रकार के थे, प्रांत और रियासतें। ये दोनों मैंने भी बताया था। 1947 से पहले 2 प्रकार के थे। प्रांत वे राज्य थे जिन पर वायसराय द्वारा नियुक्त थे। किसके द्वारा थे? वायसराय। अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे। यहाँ पे कौन करते थे? अंग्रेज अधिकारी। जबकि रियासतों पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता
मानकर वहां का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पेतकृता के आधार पर स्वेच्छा से किया जाता था। ठीक है, इस चैप्टर का इतना सा आंसर है। ठीक है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और इसके प्राय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इस बात को बेटा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। एक विशाल एवं विशिष्ट भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्ट भिन्न रखती है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक विशाल विशिष्ट भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप तो आप जानते हो चारों ओर से, सॉरी महाद्वीप मतलब तो कॉन्टिनेंट, सॉरी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, क्या एक महाद्वीप है। और महासागर आप जानते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सागर, इन्हें सागर कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप से स्पष्ट भिन्नता रखती है, उससे भिन्न रहती है, किससे? महाद्वीप से, उसे हम कहते हैं उपमहाद्वीप। ठीक है, हिमालय पर्वत समुद्र शेष एशिया महाद्वीप से इस स्पष्ट भिन्नता प्रदान करते हैं। कौन कौन से? हिमालय पर्वत और समुद्र शेष। इसीलिए भारत को प्राय एवं उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? भारत को प्राय एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चले नेक्स्ट। तो ये हो गया चैप्टर आपका पहला खत्म, पहला वाला आपका खत्म हो गया। अब चैप्टर 2, चले नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 है आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या है? भारत का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है भारत के, एक मुझे हाइलाइटर मिटा देता हूँ, मार्क कर लेता हूँ जो भी चल रहा था, है ना, वही सही है। ठीक है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग या भौतिक स्वरूप कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान जहाँ पे ऊपर वाला नॉर्थ वाला, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल या रेगिस्तान वाला पोर्शन, तटीय मैदान, तट वाले कौन से हैं? ये वाले, ये तट वाले। द्वीप समूह क्या होते हैं? जो पानी से चारों ओर से घिरे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? भू आकृति है। ठीक है, ये समझ होंगे आप एक एक चीज। ठीक है, और बाकी आपने सब पढ़ी होंगी। अब ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो कोशिश ये है कि क्विक रिवीजन हो जाए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है उसके बारे में आपको पता चल जाए। पामीर संधि द्वारा जुड़ी दो पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। पामीर तो कौन सी? हिंदू कुश और कुनुल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दून किसे कहते हैं बेटा? निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। जैसे ऐसे ऐसे होती है और इनकी बीच की स्थिति जो घाटियों के बीच में, उनको हम कहते हैं दून। जैसे देहरादून। ठीक है, अगला आता है किन्हीं दो प्रसिद्ध दून के नाम बताइए। देहरादून, पाटलिदून, दोनों मैंने अभी तो ऊपर बताए थे और यहाँ बता दिए। इंपोर्टेंट तो दून पूछा जाएगा पेपर में तो बता देंगे आप, बता देंगे। अच्छे बच्चे हैं, कोशिश ये है कि बता देंगे। किसी नदी द्वारा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करते हैं। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सभी जानते होंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, आपने पढ़ा होगा नदियों के बारे में, तो नहीं पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे अभी। प्रमुख उत्तर पूर्वी एवं पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम बताइए। पूर्वांचल पहाड़ी, पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ठीक है, इन पहाड़ियों के नाम याद रहेंगे, इंपोर्टेंट लगाइए। ठीक है, उस नदी तंत्र का नाम बताइए जिनसे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो कौन सी नदी है जिनसे उत्तरी मैदान का निर्माण होगा? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां क्या है? उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। उत्तरी विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय के गिरपाद में स्थित विशाल बेसिन में लाखों वर्ष तक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा। हमारे जो नॉर्थ पार्ट में जो मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। जिसमें आप ये यूपी वाला, बिहार और मध्य प्रदेश, ये वाली जो बेल्ट है पूरी, ये सारी इसमें जलोढ़ मृदा बढ़ते जाने से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलें आगे। वितरणीय कायें किसे कहते हैं? सिल्ट के
जमाव के कारण नदी अपने निचले भाग में कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन्हीं धाराओं को वितरणिकाएँ कहते हैं। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं क्योंकि 20 नंबर की क्या है आपकी एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के लिए जो चीज याद करनी है वो ऐसे दो आप किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहते हैं, ये पूछा जा सकता है दो आप। ठीक है, पूछा भी गया है पहले जब क्वेश्चन वैसे आया करते थे लिखने वाले। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप है, इसे दुनिया कर लेना दुनिया। ठीक है, भू आकृति में विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में, बावर, तराई, बांगर, खादर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। 12 हो गए, अब आते हैं 13वां। तराई क्या है, अब एक एक को देखते हैं। तराई क्या है, उत्तरी मैदान में भावर क्षेत्र के दक्षिण में छोटी धारा एवं नदियां फिर से निकलती हैं तथा एक नरम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। दलदली से क्षेत्र तो आप जानते होंगे, उस क्षेत्र का जो निर्माण होता है, निर्माण करती हैं, उसे हम तराई कहते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ द्वारा निर्मित यही मैदानों को सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है। जो पुरानी मृदा होती है उसे क्या कहते हैं हम, बांगर। खादर मतलब खुदी हुई, खुदी याद रखो, खा से खुदी हुई, तो खुदी मतलब नई जलोढ़। बाढ़ के मैदान में नए एवं युवा जलोढ़ निरपेक्ष को खादर कहा जाता है। प्रायद्वीप के दो विकृत विभाजन कौन से हैं, प्रायद्वीप के कौन से हैं, प्रायद्वीप पठार के दो विकृत विभाजन कौन से हैं, मध्य उच्च भूमि और टक्कन के पठार। टक्कन के पठार बेटा कहाँ मिलते हैं, बीच में, यहाँ पे जैसे मैप ये है, ये यहाँ मिलेगा टक्कन के पठार। ठीक है, याद रखेंगे। विद्या श्रृंखला की सीमाएं बताई हैं, तो जो विद्या श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि के प्रमुख नदियों के नाम बताइए, कौन कौन सी है मध्य उच्च भूमि, चंबल, वही चंबल बच्चों को चंबल कैसे याद किया आता है, चंबल टाकू। चलो आगे, चलो मजाक भी होना चाहिए, आगे पढ़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है, सिंध, बेताब, केन आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। चले आगे। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से क्या कहलाते हैं, देखो जो मध्य में उच्च भूमि है, जो बीच में उच्च भूमि है मध्य में, ठीक है, उसको स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड। दोनों याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसे तो बहुत ज्यादा है। कौन सा पठार दामोदर घाटी द्वारा सिंचित होता है, छोटा नागपुर। ये बेटा मैप में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि छोटा नागपुर कहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखना है। टक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार का नाम बताइए, क्या है, मेघालय, कार्बिन एंगलोंग पठार, उत्तरी कचार पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट का विस्तार बताइए, पूर्वी घाट का विस्तार क्या है, पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक विकृत है। इनके द्वारा टक्कन पठार को पूर्वी किनारों से निर्माण किया जाता है। सेवराय एवं जावड़ी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ये पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये वाली पहाड़ियां याद रखनी है, इंपोर्टेंट ऑप्शन में आएगा, कर देना। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु कौन सा है, देखो क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट हो गया दक्षिण, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। दक्षिण सूर ठक्कन टैप क्या है, प्रायद्वीप की काली मृदा वाले क्षेत्र को ठक्कन ट्रैप कहा जाता है। अरावली पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, कौन बताएगा अरावली कहाँ पे है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार के पश्चिम से उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। उत्तर पश्चिमी, ये राजस्थान वाला, उसे कहते हैं उत्तर पश्चिमी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी का नाम बताइए, लूनी। बरखान
क्या है? ये बालू का अर्ध चंद्राकार टीला होता है। कैसा? टीला जानते हो ना? अब आएगा अधुलुप्तम वाले, लघुत्तम। टीला जानते हैं सब लोग क्या होता है? आ जाओ। अब लघुत्तम। भारत की भूमि भारत की भूमि की भौतिक भिन्नताएं को समझाइए, कि यहाँ पे अलग अलग जो विभिन्नता पाई जाती है भारत की भूमि मतलब पृथ्वी पर, उसको समझाइए। तो आप क्या समझाएंगे? इसके वर्णन निम्न प्रकार है। उत्तर में असीमित उच्चवाच पाया जाता है। यहाँ अवसादी शैलों से निर्मित हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ ऊपर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। मतलब आप बताएंगे ऊपर मतलब उत्तर में। उसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां हैं, ठीक है, तेज बहने वाली नदियां हैं में स्थित है, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निपक्षों से बने हैं तथा ये भी नवीन स्थलाकृतियां हैं। इसमें भी भावर, तराई, एक मिनट, हाँ आप सही है, अब दिख रहा है, ठीक है। भावर, तराई, बांगर, खादर के रूप में उच्चवाच की भिन्नता देखी जाती है। कहीं आपको खादर मिलेगा, कहीं बांगर है, कहीं तराई है। दक्षिण में, अब दक्षिण की बात करें, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है जो अग्रणी तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। कौन से शैलों से निर्मित है ये तुम्हें बेटा पता होना चाहिए, दक्षिण वाला और उत्तरी वाला। जहाँ कम ऊंची पहाड़ियां तथा चौड़ी घाटियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलें, तो इनको याद कर लेंगे, अब तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चनों को लिख लिख के यहीं से कर लेंगे तैयार। एक मिनट रुकिए, थोड़ा समय से अब से दिख रहा है ना, ठीक है। पश्चिमी से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना। आपको पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का वर्णन करना है। तो पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन। पंजाब हिमालय ये भाग सिंधु एवं सतलज, कौन सी? सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। किमाऊ हिमालय ये सतलज एवं काली नदी, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। पूछा जाएगा यहाँ से, इंपोर्टेंट बता रहा हूँ कि पूछा जाएगा जो किमाऊ हिमालय है वो किस और किसके बीच में स्थित है? तो आप बताएंगे सतलुज एवं काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता, नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तिस्ता नदी, तीनों याद होनी चाहिए। और असम हिमालय, हिमालय वह का हिस्सा है जो तिस्ता एवं दियांग, कौन सा? तिस्ता और दियांग नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला, भारत के पूर्वी हिस्सों की पर्वत श्रेणी पर एक टिप्पणी कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में स्थित श्रेणियों को पूर्वी हिमालयों के नाम पर जाना जाता है। इसका वर्णन अग्र है। दिहांग श्रृंखला के आगे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वी सीमा के साथ फैलता जा रहा है। कहाँ की तरफ फैलता जा रहा है? पूर्वी सीमा की तरफ फैलता जा रहा है। इसे पूर्वांचल कहा जाता है। क्या जाता है बेटा? पूर्वांचल। पूछा जाएगा कि पूर्वांचल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जो दिहांग, दिहांग होता है बेटा श्रृंखला किधर की तरफ? असम साइड, अरुणाचल प्रदेश, असम साइड। दिहांग श्रृंखला के आगे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वी सीमा की ओर फैलते जा रहा है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, सारी हमने ऊपर पढ़े। बांग्लादेश की सीमा अनुदेश मेघालय क्रम से पश्चिमी की ओर जैंतिया, खासी, गारो पहाड़ियों के रूप में सामने आती है। सारी उधर से लेके ईस्ट की तरफ है, मतलब पूर्व की तरफ, ये सारे नाम जो मैंने बोले, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। शिवालिक के बारे में बात करना है। तो शिवालिक के बारे में क्या है? इस पर्वत, अब सारी इसमें श्रेणियों की बात कर रहे हैं, पर्वत श्रेणियां। तो इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर मध्य है, ठीक है। आगे, ये पर्वत श्रेणी जलोढ़ अवसाद से निर्मित है। थोड़ा सा तेज चलूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो सके। शिवालिक और हिमालय के बीच में दून घाटी स्थित है। दून घाटी पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या देहरादून ऐसी घाटी स्थित है। अब आते हैं उत्तर के मैदान में भारत के सार्वजनिक
सघन आबादी वाले राज्य क्यों हैं? सबसे ज़्यादा आबादी वाली राज्य क्यों है उत्तर के मैदान में? सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो हमारी जनसंख्या रहती है, वो उत्तर के मैदान में रहती है। ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा, ये उत्तर वाले में आता है। हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी में अपनी जलोढ़ द्वारा इस विशाल मैदान का निर्माण करती है। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जलपूर्ति, अनुकूल जलवायु जलवायु यहाँ पे अनुकूल मतलब एक होता है अनुकूल जलवायु है, सही ठीक-ठाक है। परिस्थिति ने इस कृषि की दृष्टि से देखा है। इसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि हुआ करती है। देखिए आप देश के सार्वजनिक उत्पादन क्षेत्र बना दिया है। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ रेल तथा सड़क परिवहन का एक अच्छा विकिरण नेटवर्क है। यहाँ पे उत्तर में जो है एक सड़क का और रेल का दोनों अच्छे नेटवर्क है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड जाओगे वहाँ पहाड़-वहाड़ से है। इसके कारण व्यक्ति एवं वस्तु के परिवहन में आसानी होती है। कोई वस्तु लाना ले जाने में क्या होती है? आसानी होती है। इसीलिए इसका यहाँ लोग ज़्यादा पसंद रहना करते हैं। और आप पहले क्या देखते हैं कहीं भी मकान लेते हैं, आप पहले फैसिलिटीज़ देखते हैं कि पानी आता है, 24 घंटे टीवी आती है और 24 घंटे टीवी कह रहा हूँ 24 घंटे लाइट आती है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं कि हाँ भैया, यहाँ पानी आता है 24 घंटे? वो कहेगा हाँ भैया। लाइट आती है 24 घंटे? हाँ भैया, ले लो मकान। रजिस्ट्री पक्की है, तब आप मकान लेते हैं। वैसे ही लोग रहना वहाँ पसंद करते हैं जहाँ हर चीज़ फैसिलिटीज़ हो। दक्कन के पठारों की विशेषता का वर्णन करना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दक्कन के पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी को अपना पानी कहाँ डालती है? ताप्ती और नर्मदा। कहाँ डालती है पानी? आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, मैं नहीं बताऊँगा। आप बताएँ। त्रिभुजाकार भूभाग है। उत्तर में इसके आधार पर हिस्से का निर्माण सतपुड़ा श्रेणी द्वारा किया जाता है। कैमूर, मैकाल, महादेव श्रेणियाँ इस पूर्वी विस्तार का निर्माण करती हैं। ये सारे क्या श्रेणियाँ हैं? कौन-कौन सी? कैमूर, मैकाल और महादेव। पश्चिम में ऊँचाई पश्चिम में आपने देखा होगा में इसकी ऊँचाई अधिक है, पूर्व में धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जैसे-जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, पूर्व बेटा देखो ये है ईस्ट मैप ये है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैप नहीं है तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। 14 नंबर पे हैं हम। देखो ये रहा मैप, ठीक है? ये वेस्ट है और इधर की तरफ वो है, ईस्ट है। ठीक है? तो एक बार देख लेंगे वहाँ पे जाके आप मैप को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलें, कंप्लीट हो गया। इस पठार में एक भाग उत्तर-पूर्व से स्थलीय रूप से मेघालय पठार उत्तर ही नाम से जाना जाता है। इसकी 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ कौन-कौन सी श्रृंखला है महत्वपूर्ण? ये तीनों का नाम होची गोरा, घासी, जयंतिया। अब आता है पश्चिमी घाट का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट पश्चिमी घाट का वर्णन। पश्चिमी घाट का कैसे वर्णन करेंगे? पश्चिमी घाट कहाँ पे आता है? दक्षिण के पठार में पश्चिम सिरे पर स्थित है। आपको एक-एक चीज़ याद रखनी। देखो हमने बात करी है दक्षिण की। ये दक्षिण वाला हिस्सा इसका नीचे वाला है। कौन-सा है? दक्षिण का हिस्सा ये नीचे वाला, ये वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? दक्षिण में पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी तट है। ये पश्चिमी तट है। इनको सब क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। के समांतर स्थित है। इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। 900 से 1600 मीटर। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अनाईमुड़ी और डोडा बेटा इस घाट के ऊंचे बेटा अनाईमुड़ी और डोडा बेटा यहाँ आते हैं। और ये दोनों आपको याद रखनी है, इसकी लंबाई और ये कहाँ पे आते हैं, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना आप काम करेंगे कि इनकी लोकेशन अनाईमुड़ी और डोडा बेटा दोनों के बारे में पता होना चाहिए। उनकी कितनी लंबाई है? 2695 किलोमीटर और इसकी कितनी है? 2633। सबसे बड़ी किसकी हुई? अनाईमुड़ी की। उसके बाद कौन सा होगा? डोडा बेटा, क्योंकि बेटा अनाईमुड़ी का बेटा कौन सा? डोडा बेटा। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है? पूर्वी घाट की 3 विशेषता बताइए। अब आते हैं पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट कैसे बताएँगे आप? पूर्वी घाट द्वारा दक्कन के पठार में पूर्वी किनारों का निर्माण किया जाता है। जो पूर्वी किनारे उनका निर्माण किया जाता है। इसकी ऊँचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। पश्चिमी घाट से क्या होती है? कम होती है। और इसकी औसत लंबाई कितनी है? 600। ठीक है? आगे। ये महानदी ये महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी द्वारा खंडित, अनियमित और सतत है। महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी 1500 किलोमीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है?
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आप कौन सी बताएंगे? महेंद्रगिरी। किसी का नाम याद कर ले, महेंद्र, और महेंद्र से हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराई एवं जावेडी पहाड़ियां भी स्थित है। अरावली पर्वत, इसकी 3 विशेषता बताइए। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अरावली, क्योंकि अरावली हमारी सबसे बड़ा पुरानी श्रृंखला में से एक है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी किनार पर स्थित है। ये अत्यधिक अपरतित एवं टूटी फूटी है। टूटी फूटी क्या बेटा? कहीं कहीं बीच बीच में ब्रेक, ऐसे पहाड़ियां चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, यहाँ टूट गई, फिर यहाँ चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे टूट गई, फिर यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, ऐसे है। तो रूप में पाई जाती है। ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी दिशाओं में गुजरते से गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात होगा बेटा, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, वहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वो मुझे लग रहा था वही। ठीक है, तो आप सही कर लेंगे। भारतीय मनुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसकी कोई 3 विशेषता। भारतीय मनुस्थल को थार मनुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? याद रखेंगे 1 नंबर के लिए। क्या याद रखेंगे 1 नंबर के लिए, मार्क्स के लिए, कि जो थार मनुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मनुस्थल अरावली पहाड़ियों को पश्चिम सीमा पर स्थित है। ये एक अनियमित बाल का मैदान है जो बालू के टीलों पर ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बालू का टीला। ये क्षेत्र 150 किलोमीटर प्रतिवर्ष से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। बेटा, जो वर्षा होती है उससे ना मापा जाता है, और वहां पे 150 से कम मिलीमी प्रतिवर्ष से कम वर्षा प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र का एकमात्र बड़ी नदी है, कौन सी है? लूनी। इस क्षेत्र में जलवायु शुष्क है तथा यहाँ की वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ वनस्पति क्या होती है बेटा? बहुत ही कम है। केवल वर्षा के दिनों में ही यहाँ पे जलधारा दिखती है। जब वर्षा होती है तब यहाँ जलधारा दिखती है बेटा। कई कई टाइम हो जाता है जहाँ पे जलधारा ही नहीं दिखती। बात समझ में आ गई? आगे प्रवाल पर एक संचित रखी। प्रवाल एक प्रकार का जीव है जो, अब पूछोगे भैया क्या होता है, यहाँ पे देखो बता दिया। जलवार एक प्रकार का जीव है जो कम समय तक जीवित रहने वाले होते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये समूह में रहते हैं। समूह मतलब ग्रुप में। किस में रहते हैं? ग्रुप में। जैसे तुम स्कूल में रहते होगे झुंड में, ग्रुप में। ये छिलछिले तथा उष्ण जल में विकसित होते हैं। प्रवाह कैल्शियम कार्बोनेट का श्रम निकालते हैं। इसमें निकला हुआ स्ताव तथा इनकी अस्थियां टीले के रूप में निरपेक्ष होती है। और निरपेक्ष 3 प्रकार की होती हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल, भित्ति प्रवाल, वलदीप। ठीक है, ये पढ़ लेंगे, इतना ज्यादा वैसा नहीं है क्वेश्चन, बस इतना पढ़ लेंगे आप। भारत के भू आकृति विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, सिद्ध करने की 3 तर्क दीजिए। तो उत्तर पर्वत एवं वनों के प्रमुख सूत्र, जबकि उत्तरी मैदान देश के पर्याप्त अनंत उपलब्ध कराते हैं। पठारी भाग के पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जिससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य एवं पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलें आगे। ये चैप्टर आपका होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 2। अब आएगा चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड। अपवाह। बेटा, ये चैप्टर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है, अपवाह बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस चैप्टर को कोई हल्के में नहीं लेगा। आ जाइए। अपवाह क्या है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जल के बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहने की प्रक्रिया को अपवाह कहते हैं। वो अपवाह नहीं बेटा जो अफवाह फैला देते तुम कि आज ये हो गया, वो हो गया, वो अफवाह नहीं है। ये अपवाह है। ठीक है, अपवाह दौड़नी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम एक अपवाह दौड़नी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह दौड़नी कौन सी है? इंपोर्टेंट 1 नंबर के लिए, अमेजन नदी। अमेजन नदी। और इसी के नाम पर क्या है, हमारे यहाँ पे क्या चलता है?
अमेज़न। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे यहाँ का अमेज़न, वहाँ पे अमेज़न नदी, अमेज़न, अमेज़न नदी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन-सी है? अमेज़न, कोई बात एक ही आ गई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है? माजुली, मा माजुली, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय नदियों के दो प्रमुख समूह कौन से हैं? हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदियाँ। ये दो नदियाँ हैं, एक जो हिमालय की और एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की कौन सी होंगी? ये नीचे वाली, ये प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, और ऊपर कौन सी है? हिमालय की नदियाँ, ठीक है। बात याद रह गई? याद रहेगी। चलिए, अगर एक नंबर का एमसीक्यू में आएगा तो बता देना। हिमालय नदियों की कोई विशेषता बताइए। तो दो विशेषता कौन सी हिमालय नदी की? कौन बताएगा? बेटा हिमालय नदी की दो विशेषता, एक तो 12 मासी होते हैं बेटा, 12 महीने, 12 मंथ्स नदियां हैं, तथा वर्षा और बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं। किससे? या तो वर्षा से या बर्फ के पिघलने। इनके द्वारा अपने ऊपरी भाग में सघन अपरणात्मक क्रिया की जाती है, ठीक है। आगे 8वां, हिमालय नदी के द्वारा उनके मध्य निचले प्रवाह में बनाई गई कुछ आकृति संरचना का नाम बताइए। उनके द्वारा विसर्प, घुघुर, झील, बाढ़ के मैदान, डेल्टा आदि का निर्माण। प्रायद्वीप की कोई दो विशेषता ऊपर जो बताई वो नीचे लिख दिए। नदी तंत्र किसे कहते हैं? आप समझते हैं, नदी एवं उसकी सहायक नदियां से सम्मिलित नदी तंत्र कहते हैं। नदी तंत्र होता है बेटा नदी एवं उसकी सहायक नदियां। सहायक नदी समझते हो ना, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना, ऐसे ही उसको नदी तंत्र। अपवाह प्रतिरूप के विभिन्न प्रकार बताइए, ठीक है। ये सारे आप याद कर लेंगे। सिंधु तथा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कोई बता सकता है मुझे? सिंधु गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के तिब्बत से मानसरोवर से नजदीक से होता है। भारत में और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौते पर कब सोचते थे? 1960। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने की पूरी समय पूछ जाएगा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौते हुए थे, कब हुआ था? 1960, ठीक है। तब हमने डिसाइड किया था कि 20% पानी भारत लेगा और 80% पानी पाकिस्तान लेगा, कुछ नदियों का। सिंधु नदी का, कुछ नदी क्या थी? भागीरथी अलकनंदा कहाँ से मिलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग से, और वहीं से इनका नाम क्या पड़ता है? गंगा। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलके मिल जाती है ऐसे देवप्रयाग पे, वही नाम होता है उसका गंगा। गंगा की किन्हीं 4 सहायक नदियों के नाम बताइए। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। इंपॉर्टेंट है, कोई भी सहायक नदी आ सकती है एमसीक्यू में कि भाई ये किसकी सहायक नदी है? यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे गंगा, ठीक है। सारा याद रहेगा आपको, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ मुंह से उतना प्रॉमिस करें कि उतना आप याद करके रहेंगे, ठीक है। गंगा की उन सहायक नदियों का नाम बताइए जो प्रायद्वीप के उच्च भूमि से निकलती है। तो चंबल, बेतवा और सोन। गंगा कब मेघना कहलाती है? मेघना कब कहलाती है? गंगा मेघना कब कहलाती है? मेघना कहलाती है बेटा जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद, इधर से गंगा गई, उधर से ब्रह्मपुत्र आ गई, बांग्लादेश में दोनों मिल गए, वहीं का नाम पड़ जाएगा। अंतिम चरण पे ही गिरने से पहले ही इसका क्या कहला देती है? उसको बोलते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। बात याद रहेगी इतनी? चलो याद रहेगी। किन नदियों द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां ही हैं जो सबसे ज्यादा क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा। टू सुंदरबन डेल्टा का उपनाम क्या है? दलदल भूमि की में अच्छी तरह से बढ़ने वाली सुंदरी पायदाओं का नाम सुंदरबन डेल्टा का नाम कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा क्यों प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया का सबसे बड़ा तथा तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। दुनिया में तेजी से बढ़ने वाला सबसे तेज कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। चलो आगे है, पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से ढका है तथा ऐसे कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है? स्वच्छ जल आप सभी जानते हैं 71% पानी से घिरा हुआ है, और इसका केवल 3% ही क्या है? स्वच्छ जल है जो तुम्हारे पीने योग्य है। लघुत्तम पा जाइए,
उन दो प्रमुख भागों के नाम बताइए जिनमें भारत की नदियों तंत्रों को विभाजित किया गया है। मैंने बताया था हिमालय और प्रायद्वीप। और हिमालय में क्या है, इस भाग में अधिकतर नदियां बारहमासी हैं, इसमें वर्ष भर में बना रहता है क्योंकि 12 माह से बहती है। और हिमालय नदियां प्राय प्राय लंबी तथा गहरी होती हैं, तो लंबी होंगी और क्या होंगी, गहरी। प्रायद्वीप नदियों के दो लक्षण क्या है, ये भाग के अधिकतर नदियों में मौसमी होती है, कैसे, मौसम के अनुसार। इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वर्षा। वर्षा होगी तो पानी नदियों में दिखेगा, नहीं होगी तो नहीं। प्रायद्वीप नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई। सुनो भाई आगे। भारतीय अपवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण बताइए। क्या बताने हैं? 4 लक्षण। भारत के अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति द्वारा होता है। भारत की नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो हिमालय और प्रायद्वीप। 12 माह से ये सारा ऊपर आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी उसमें पूछा गया अपवाह तंत्र के कुछ 4 लक्षण बताने हैं। क्वेश्चन सेम, मैं कह रहा हूँ कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आंसर सेम होते हैं, बस क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, उसी में आप घूम जाते हैं। प्रायद्वीप क्षेत्र की नदियों मौसमी क्यों होती हैं? प्रायद्वीप क्षेत्र की नदियों मौसमी होने का निम्न कारण है। क्या क्या कारण है बताओ, क्या क्या हो सकते हैं, आइए मैंने बताएं। एक तो क्या है, हिमान हिमानियों तथा बर्फ से ढके पर्वतों से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती? ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? वर्षा के ऊपर। इसलिए ये असमान शैलवारा सतह पर बहती है और इनकी ढाल का अनुपात तीखा होता है। इन क्षेत्रों में नदियों पर अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। जो ये नदियां हैं, इन पे कई बांधों का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं भारत में नदियों को प्रदूषण की कोई 3 कारण बताइए। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया था क्वेश्चन, या यही पेपर में क्वेश्चन आता है जो अपने दिमाग से शेल्फ करना होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करें, भारत की नदियों के प्रदूषण के कोई 3 कारण बताइए। तो आप बता सकते हैं नदी किनारे तथा स्थानीय कारखाने, कपड़ा, कूड़ा, कचरा जो नदियों में डाल देते हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में गंदा पानी, नादियों व नदी प्रदूषण इससे भी होता है, शहरों से। उर्वरक तथा कीटनाशकों से मिश्रित जल से नदियों का प्रदूषित हो जाती है। जो आप कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करते हैं खेती में, और जब वो पानी बारिश गिरता है, जब वो जाता है पानी निकल के, तो उसके द्वारा होता है ये अतिरिक्त भारत में नदियों में सांस बहने वाले परंपरा नदियों और प्रदूषण में बहती है। ठीक है, अगला है भारत में गंगा नदी तंत्र को टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई ना कोई एक नदी आएगी, या आप बता देंगे गंगा नदी की धारा भागीरथी तथा हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड में से देवप्रयाग में इसका अलकनंदा आकर मिलती है। इसी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी होती हैं। आपने बता देंगे ये नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। वैसे एक्चुअल 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2500 जो एक्यूरेट डाटा है, किलोमीटर से भी अधिक है, जो अधिक लिखा है ना, तो एक्यूरेट डाटा नहीं लिखा है। गंगा उत्तरी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये काफी विकृत या उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। अगला ब्रह्मपुत्र तरी ऐसी नदी तंत्र के बारे में बताना है। फिर गोदावरी, ये सारे इंपोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व तथा सिंधु सतलज के सोत्र के नजदीक निकलती है। इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, जहाँ तक दियांग कहा जाता है। और दिबांग, लोहित, कैनला दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये सारा चीज इसमें बता रहा है। गोदावरी पे बताना है आपको, ये प्रायद्वीप की नदी है, सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप की। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है पश्चिमी घाट से। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, बहकर बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिराती है। प्रायद्वीप नदियां, इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, और अपवाह तंत्र, और ये धोरनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी के सहायक नदियां वारदा, मंजरा, बैंगंगा, ये सारे इसके हैं, पैनगंगा। भारत में मानवीय गतिविधियों द्वारा नदियों पर पड़ने वाले प्रभावों का चयन कीजिए। हम बात करें, आ जाओ इधर, नदी के जल की बढ़ती घरेलू, नगरीय एवं कृषि मांग से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नदियों से आर्थिक से
और सॉरी अधिक से अधिक आर्थिक नहीं, अधिक से अधिक जल निकाला जाता है, जिससे उनका आयतन घटता जा रहा है। जैसे आप जल निकालते जा रहे हैं, पानी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आप सोचते हो कि पानी खत्म नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर आप दुनिया से पानी निकालती रही तो पानी एक ना एक टाइम पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में अनुपचारित मल जल के औद्योगिक कचरे के नदियों से बहा दिया गया। बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण बहुत सी नदी के प्रदूषण स्तर बढ़ गए हैं। आप देखेंगे बहुत सारी नदी है, जैसे आपने यमुना देख लो, यमुना में लोग कूड़ा कचरा फेंक फेंक के आज भी यमुना इतनी क्या हो गई? प्रदूषित हो गई है बहुत ज्यादा। उसके लिए काम चल रहा है। पश्चिमी की ओर से बहने वाली प्रायद्वीप नदियों में कौन सी है? इनकी कोई दो विशेषता बताइए। ये बात तुम बताएंगे, बताओ। तो क्या है? पश्चिम में रहने वाली प्रायद्वीप नदियां नर्मदा और क्या है? ताप्ती नदियां पूछी थी। पश्चिमी में कौन सी है? नर्मदा नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात से विकृत है। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। नर्मदा समांतर प्रदेश घाटी में बहती है और इसकी श्रेणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राज्य में है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों का वर्गीकरण कीजिए। सारे झीलों के नाम दे रखे हैं, सारे झीलों का नाम आप पढ़ के जानेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? NRCP है। तुम्हारे पढ़ने का काम है, इम्पोर्टेंट। अब आते हैं, ये लास्ट स्लाइड है इसका, इस वाली चैप्टर की। इसमें भारत के मरुस्थल पर टिप्पणी कीजिए। मरुस्थल बता देंगे, अरावली पर्वत पहाड़ियों पर पश्चिम धार पर मरुस्थल बालू के डिब्बों के ढका एक तंगित मैदान है। यहाँ पर वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। तो सारी बात बताइए, वो लिख देनी है। लक्षद्वीप समूह का टिप्पणी करनी है। ये अरब सागर के केरल मालाबार तट के पास स्थित है। ये छोटा प्रवाह द्वीप से बना हुआ है। पहले द्वीप लक्षद्वीप, मानवीय का है। ये सारे बताते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर टिप्पणी करनी है। उसके बारे में जो जो पता है सारा बता देना है। चलते हैं चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात करेंगे जलवायु की। किसकी बात करेंगे? जलवायु। जलवायु क्या है देखते हैं, जूम कर लेते हैं। अधिलघुत्तम की बात करें प्रश्नों की, जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र, एक लंबी अवधि, समावधि जो 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधता होती है, डाइवर्सिटी, जिसे अलग अलग धर्म की हमारे यहाँ पाई जाती है, अलग अलग जाति पाई जाती है, वो होती है विविधता का एक कुल योग ही जलवायु है। मौसम किसे कहते हैं? किसी विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहते हैं। बात करें भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, MCQ में देखने को मिलेगा। मानसून का अर्थ क्या है? मानसून का अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। जो ऋतुआ परिवर्तन होती हैं मौसम के अनुसार, उसी को हम कहते हैं मानसून। बात करें नेक्स्ट, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारक क्या है? ये बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे भी आएगा, यहाँ भी देख लेते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चवाच लक्षण, ये सारे आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अरब सागरीय मानसून, यह बेटा मानसून होगा, शाखा से सार्वजनिक वर्षा किस भाग में होती है? अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वर्षा की अरब सागरी, तो पश्चिमी घाट पे होती है। किस बात पे? पश्चिमी घाट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा तो बताना, शीत ऋतु में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, ये उसका कारण है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भूमध्य सागर। कहां से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर से। इंपोर्टेंट याद। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा किससे होती है? कोरोमंडल पे अधिकतर वर्षा किससे होती है? चक्रवात एवं वायुदाब। चक्रवात जानते होंगे, साइक्लोन जो बनता है पानी में गोल 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 सा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये होता है चक्रवात। लू, बेटा लू क्या होती है? आप अपने
कभी घर में पूछेंगे माता पिता से, वो बताएंगे लू। लू का मतलब होता है भारतीय उत्तरी पश्चिमी भागों में मई और जून के महीने में दिन के समय बहने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, गर्म हवा आप बस इतना याद करेंगे, गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप अवस्था किसे कहते हैं? समुद्र से दूरी वाले स्थान पर लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को अर्थात गर्मी के बहुत अधिक गर्म तथा सर्दी के बहुत अधिक ठंड महसूस करते हैं, उसे महाद्वीप अवस्था कहते हैं, जहाँ गर्म से गर्म महसूस किया जाए और ठंड से ठंड महसूस किया जाए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक के नाम बताइए। तो एक अक्षांश और दूसरी ऊंचाई। भारत में कौन सी पवने वाले क्षेत्र में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि भारत कौन सी पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है तो बता देंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 14वीं क्वेश्चन, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्षण के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसके प्रभाव की बताना है कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो आप बताएंगे कि कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। दाईं ओर बाएं जानते हैं, दाहिनी राइट साइड, बाईं लेफ्ट साइड। ठीक है, और विपक्षित हो जाती है। जेट धारा क्या है? ठीक है, तो जो जेट धारा क्षोमंडल की अत्यंत ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक पर एक सक्रिय पट्टी में बहने वाली पश्चिमी हवा है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है? ये सर्दी के महीने में, सर्दी मतलब ठंड जो अब पड़ रही है इस समय, वाली मौसमी प्रक्रिया है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव जो होती है, प्रभाव मतलब होता है फ्लो, ये कारण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, मानसून का प्रभाव किन क्षेत्रों में रहता है? मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। उत्तर में कितना रहता है? 20 डिग्री, दक्षिण में भी 20 डिग्री। अतः उष्णकटिबंधीय अभिकरण क्षेत्र क्या है? ये विद्युतीय अक्षांश के विकृत ग्रत एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। एलिनो एलिनो किसे कहते हैं? प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में ठंडी पेरू धारा के स्थान पर अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा को एलिनो कहते हैं। देखो 2 से 5 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष के बीच के अंतराल को ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाली गर्म क्या जलधारा को एलिनो कहते हैं, याद रखेंगे। भारत में मानसून का समय क्या है? कोई बच्चा बता सकता है भारत में मानसून का समय क्या है? ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, आ जाइए। मानसून का समय क्या है, इसे इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। भारत में मानसून का समय है जून से मध्य सितंबर तक। ठीक है, भारतीय मानसून की प्रमुख शाखा का नाम क्या है? अरब सागर और बंगाली खाड़ी, 2 हैं, आप जानते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा, इधर है अरब सागर, ठीक है, ये इधर की तरफ है, और बंगाली खाड़ी की तरह इधर है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के मुख्य कितनी ऋतुआं पहचानी गई हैं? तो भारत के अंदर एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन काल, मानसून की वापसी का काल, इतनी ऋतुआं क्या गई हैं? पहचानी गई हैं, जिसमें से आप ज़्यादातर ये दोनों तो जानते होंगे, गर्मी और ठंड वाली। ये मानसून के आगमन का काल है, जब मानसून आता है। एक हमारा दोस्त है मासूम, उससे आप याद कर सकते हैं मानसून। ठीक है, जब वो एक आने का और एक वापसी जाने का, ठीक है, दोनों काल। ठीक है, अब आते हैं आगे। महावट, महावट क्या है? महावट किसे कहते हैं? शीतकाल के देश के उत्तर पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर चक्रवात से होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा चक्रवात से होने वाली वर्षा, चक्रवात जब आता है तो वर्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो उससे जो वर्षा हो जाती है उसे हम कहते हैं महावट। गाँव में सुनते होंगे, अगर आपने सुना होगा ये वाला वर्ड, तो गाँव में मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में। काल बैसाखी किसे कहते हैं? ठीक है,
उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु को कभी-कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, चलो। आर्म वर्षा क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? इसलिए इसे आम लिखा है, देखा ना, आम। तो इसमें क्या है, जल्दी आम पक जाते हैं, तो इसे आम वर्षा भी कहते हैं। ये जल्दी आम। अब आता है लघुत्तम, जो मेन क्वेश्चन है, इसी के लिए मैंने क्लास रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसून और जलवायु में अंतर क्या है, बता देंगे आप? दोनों में अंतर क्या है? ये रहा। मौसम और जलवायु के अंतर। मौसम में जलवायु के मुख्य अवधि तथा क्षेत्र का अंतर है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समावधि 30 से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है, जबकि मौसम में एक विशेष समय के क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, जलवायु इसमें बोला गया, एक मिनट से मिटा दूं, इसमें बोला गया है जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है और क्यों? भारत की जलवायु मानसून प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच भारत के अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में स्थित है। ये मानसून जलवायु पाई जाती है। अन्य शब्दों में एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आप बता दें कैसी जलवायु? दक्षिण दोलन के संक्षिप्त समझाइए। ठीक है, समान रूप से जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्व भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षा में वायु दाब की स्थिति इसके उलट हो जाती है और पूर्व प्रशांत महासागर ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में ये नित्यकालिक परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाता है। ठीक है, दक्षिण दोलन क्या है आप बता देंगे, पेपर में आएगा तो। ठीक, नेक्स्ट। मानसून की तीव्रता का पूर्व अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है? मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में 131 डिग्री पूर्व, ठीक है, प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है, अगर दाब जो होता है प्रेशर जिसे कहते हैं, अगर वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो मानसून औसत से कम तथा देरी से आने वाला होता है। तो बेटा इससे मानसून का पता चल जाता है कि मानसून क्या होगा, इस बार देरी से आएगा। ठीक है, चले आगे। चल नेक्स्ट। धनात्मक अंतर होने पर इससे विपरीत स्थिति होती है। अगर धनात्मक होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, विपरीत होगी। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने की कोई 3 कारक बताइए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने बोला था वहां भी आएगा, यहाँ भी। ये पेपर में रिपीट और दिखेगा आपको कोई ना कोई शिफ्ट में, या मॉर्निंग वाली में या इवनिंग वाली में। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाली 3 कारक होते हैं बेटा, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र। अक्षांश का पृथ्वी की गोलाई के कारण अक्षांश के अनुरूप प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा विभिन्न जगह पर अलग अलग होती है। आपने देखा होगा जो ऊर्जा होती है पृथ्वी की वो अलग जगह अलग अलग होती है। इस तापमान से किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, कोई भी स्थान जो होता है वो प्रभावित होता है। दूसरा ऊंचाई, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंची जगहों पर जाते हैं तो वायुमंडल की घनता कम होती है तथा तापमान घटता जाता है। अतः पृथ्वी की तरह ऊंचाई किसी भी स्थान की जलवायु की नियंत्रण करती है। समुद्र से दूरी, तीसरा कारण, समुद्र से दूरी किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है। ये महत्वपूर्ण कारण निभाती है। समुद्र से दूरी कितना दूर है वो निर्भर करता है उस चीज पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि और भी हमें करना है। अभी हम 4th चैप्टर पे हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आपको अब खुद आप कर लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन 3 कारक प्रभावित करने वाले, तो वही लिखे हुए हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझाइए। अब ये वाला देखिए,
पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ में ये सर्दी के महीने में भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये प्राय भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ 7 अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह का एक होते हैं और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट के वो पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये प्राय विनाशकारी होती हैं। ठीक है, चलें आगे। दक्षिण पश्चिमी मौसम की विशेषता बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषता बताइए कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है उसकी विशेषता क्या है। तो आप क्या बताएंगे? कोई बच्चा बता सकता है? अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जून के मध्य सितंबर तक होता है, पहला पॉइंट। इस महीने के उत्तर में निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है। जो चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, है ना। थोड़ा मैं उसे टाइम लेके बताऊंगा। इस महीने में उत्तर भारत के निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है। जो निम्न दाब वाला होता है क्षेत्र बढ़ जाता है। इस मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। भारत में मानसून पवनें फैलकर वर्षा करती हैं। भारत की अधिकांश वर्षा 98% मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? निम्न वर्षा वाला सबसे कम वो कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। आपको पता सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान। इसके जुड़े पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण के पठार के आंतरिक भागों एवं के पूर्वी भाग के सामान्य से कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर में लेह में भी वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि वो सबसे टॉप है, ऊपर छोटी है। ठीक है, वहां पे क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो आप बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एलिनो को बताना है। एलिनो के बारे में हमने बात कर ली है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, वो कर लेंगे। भारत की जलवायु को हिमालय तथा समुद्र का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? हिमालय का प्रभाव, समुद्र का प्रभाव, ये 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेके लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, ये तालिका दी गई है, इसमें बेटा फिर क्वेश्चन पूछे गए इस तालिका से संबंधित कि यहाँ पर वार्षिक तापमान परिसर क्या है। वार्षिक ताप परिसर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी में से माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो ये वाला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कोई पूछेगा नहीं। वर्षा के सार्वजनिक वर्षा वाले माह का नाम बताइए। सबसे ज्यादा कहाँ से कौन सी सार्वजनिक वर्षा कब हो रही है? सबसे ज्यादा वर्षा कब हुई है? माह कौन सा है? जुलाई। इस माह का कुल वर्षा दर क्या है? 20.6 है। तो आप इसमें बता देंगे। ठीक है, कहाँ गया? जुलाई, ये रहा 20.6 जुलाई। ठीक है, वो डिग्री टेम्परेचर है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है और इसका कारण बताइए। तो उस स्थान का नाम बताइए। आ जाओ नेक्स्ट। कोई तालिका वाला, ये भी इसमें से एक तालिका आएगी आपको। तो अधिक वर्षा वाले नाम को बताइए। शीत ऋतु में अधिक वर्षा वाला चेन्नई में होती है, ये उसके हिसाब से बता रखा है। लौटता हुआ मानसून बंगाली खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। ये सारे उसमें से आप बता देंगे तालिका में से। ठीक है, ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। चैप्टर नंबर है, हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 5, सेकेंड लास्ट चैप्टर। चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, चलो देखते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? जब हम बात कर रहे थे विविधता की, अब यहाँ पे आ गया नाम जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में मिलने वाले पालतू एवं जंगली जीव जंतु वनस्पति की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं और वनस्पतियां होती हैं, वो विभिन्नता की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। अब आते हैं विश्व के बड़े जैव विविधता वाले मुख्य कितने देश हैं? 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पेपर। ठीक है, बात करें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से प्रकार के वन फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतपातीय वन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एमसीक्यू आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? बता देंगे राजस्थान में, और मरुस्थल थार मरुस्थल में। अगर देखो राज्य पूछे जाएंगे तो राज्य आप बता देंगे, और अगर वैसा पूछा गया तो थार मरुस्थल। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर वनों में। गुजरात के गिर वनों में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर वनों में। याक कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख एंड बर्फीली पहाड़ियां। चले आगे बात करते हैं आगे। प्राकृतिक वनस्पति अथवा अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? हम बात करें दोनों की, प्राकृतिक वनस्पति और अक्षय वनस्पति। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। मतलब मनुष्य की सहायता नहीं ली गई, मनुष्य का उसमें कोई हाथ नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, वो वनस्पति उग गई और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक वनस्पति और अक्षत वनस्पति कहलाती है। दोनों बात ये एक है, अथवा लिखा हुआ है, ये दोनों नाम कोई मिल जाए, आंसर आपका हमेशा एक ही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, विदेश विदेश एक मिनट, ये जस्ट देशज और विशेष विदेश वनस्पति किसे कहते हैं? वे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है और देशज वनस्पति कहलाती है, तथा वे पौधे जो भारत के बाहर से लाए गए, कुछ तो होते हैं बेटा भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर ऐसे पेड़ पौधे, और ये भारत के बाहर जो बाहर से लाए गए हैं भारत के अंदर, उन्हें हम विदेश विदेश वनस्पति कहते हैं। आप याद रखिए, अगर छोटा सा नाम याद कर लीजिए, अगर इतना नहीं हो रहा, देश वनस्पति और विदेश वनस्पति। विदेश वनस्पति वो वनस्पति हैं जो बाहर से लाई गई हैं, एड ऑन की गई हैं, और देश वनस्पति वो वनस्पति हैं जो भारत के अंदर पाई गई हैं या बनाई गई हैं, जो भी है, ठीक है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय वनस्पति है, जो भारतीय वनस्पति है उसको हम देश वनस्पति कहते हैं, और जो बाहर से लाई गई है उसे विदेश कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थिति तंत्र को जीवोम कहा जाता है या बायोम कहते हैं, ठीक है। दोनों उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में कौन से जीव पाए जाते हैं? कौन से जीव पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में प्राय सिंह, सुअर, हिरण आदि विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए पाए जाते हैं, ठीक है। कांटेदार पेड़ एवं झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? कांटेदार समझते हैं जिसमें कांटे होते हैं। ये वनस्पतियां देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से समेत गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्रों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पाई जाती है। आपने हरियाणा में चली जाओ, उत्तर प्रदेश में चली जाओ, इधर तरफ पाई जाएंगी। कांटेदार वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप एवं जंतु प्रजाति का नाम बताइए। बेटा जो कांटेदार वन होते हैं उनमें कुछ पादप एवं जंतु की प्रजातियों के नाम बताइए। तो देखो जंतु प्रजाति की बात करें तो बाघ, शेर, लोमड़ी, भेड़िया, चूहा, खरगोश, जंगली गधा, घोड़ा, ऊंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ली। यहाँ से अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा जंतु प्रजाति और पादप प्रजाति। तो पादप प्रजाति में आप बताएंगे बबूल, खजूर, ठीक है, ठीक है। आप इतने याद कर लेंगे, इनमें कोई भी 3-4 में कोई याद कर लेंगे, इतने सारे इनमें से कोई भी 2-3 याद कर लेंगे। नाम सबके आपको पता होने चाहिए, जिसमें से ऑप्शन में आए तो आप देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो अर्ध शीतकोष्ठकटिबंधीय वन, शीतकोष्ठकटिबंधीय घास के मैदान और अल्पाइन वनस्पति, ठीक है। ये सारी वनस्पति पाई जाती है, इन वनस्पतियों का नाम आप याद रखेंगे। अर्ध शीतकोष्ठकटिबंधीय वन के किन्हीं 2 पेड़ों के नाम बताइए, इंपोर्टेंट। अर्ध के 2 पेड़ों के नाम बताने तो आप बता देंगे कौन से हैं? चेस्टन चेस्टनट और कौन सा एक और? ओक, ठीक है।
आगे चलते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकु समझते हो, मैथ में पढ़ा होगा शंकु के बारे में। कौन है? पर्वत के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, मृदा की परत क्या होती है? गहरी होती है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 4 शंकुधारी पेड़ों के नाम बताइए। चीड़, देवधर, सिल्वर और सीयूस। ठीक है। पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य जंतु के नाम बताइए। कश्मीरी महामृग, चींटीदार हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, हम जानवर वानवरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ये वाले एक एक नंबर के तो मैं लघुत्तम पाया तो सब इसमें नाम याद करने। औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 4 पौधों के नाम बताइए। तो अब नीम, तुलसी, जामुन या बता देंगे। ठीक है, बात करें 22वां। ठीक है, भारत के जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछे तो आप बता देंगे कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। मच्छर की प्रजाति की प्रतिनिधि जीव में जो विश्व के केवल भारत में पाई जाती है, घड़ियाल। कोई 2 जीव मंडल नियमों के नाम बताइए। सुंदरबन और नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। और सुंदरबन कहाँ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये पता पूछा जाएगा कि सुंदरबन जो है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है? ये दोनों याद होना चाहिए। और नंदा देवी के बारे में पूछा जाएगा तो बता देंगे आप उत्तराखंड, और अगर उत्तराखंड पूछा जाए तो नंदा देवी के बारे में बता देंगे। ठीक है, इतनी चीज करेंगे आप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में आए बदलाव के प्रमुख कारण क्या है? कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग करना, उद्योग का विकास, शहरीकरण में जो परियोजना चलाई जाती है, ठीक है, शहर में, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। विश्व संरक्षण संघ की लाल सूची के अनुसार औषधि पदार्थों को क्या स्थिति की गई है? 300 पादपों की गणना की गई है, जिसमें से 12 पादप अति संकटग्रस्त है, 49 पादपों का विनष्ट होने का खतरा है। ठीक है, हिमरेखा क्या है ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब आते हैं अधोलघुत्तम। ठीक है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको सीधे से डायरेक्ट मिलेगा देखने के लिए। भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता की विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट, क्या हमें विविधता बतानी है। तो भारत के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं। ये लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे में पाए जाते हैं, और इस दृष्टि से भारत विश्व के 10वें स्थान पर आता है। अगर पूछा जाएगा कि भारत कौन से स्थान पर आता है? 10वें पे। एशिया में चौथे स्थान पर, अगर एशिया की बात की जाए तो चौथे स्थान पर आता है, विश्व में 10वें। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों से 6% है। भारत में जीवों की संख्या 90,000 प्रजाति मिलती है। कितने हजार 90 प्रजाति हैं? 90,000। भारत में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, ये कुल विश्व का 13% है। भारत में मछलियों की 25 से 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये विश्व की लगभग 12% है। ठीक है, आगे बात करें, मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें बेटा वन क्यों चाहिए? अब आप अपने आप को सोचिए, अगर पेपर में आ जाए कि जो मनुष्य है, जो लोग हैं, के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए, क्या कारण? तो वन वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होता है। अगर वन होगा तो आपकी जो गुणवत्ता बढ़ेगी जीने की, क्यों? आपको अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। और वन नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेगी? वन द्वारा स्थानीय जलवायु मिलेगी, मृदा अपरदन होगा, पर नियंत्रण होगा, नदी के प्रवाह विभिन्न किया जाता है। ये कई तरह के उद्योग के आधार पर है, कई समुदाय के लिए आजीविका उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अपनी मनोरम प्राकृतिक छटा के कारण पर्यटकों का आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रण करते हैं, और तथा वर्षा में भी सहायक करते हैं। तापमान को भी नियंत्रण, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना आपको गर्मी कम लगेगी, क्योंकि आपको पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा लगेगी, महसूस होगी उसमें से गर्मियों के टाइम पे। ये तापमान को नियंत्रण करते हैं, सहायक होते हैं। ये मनुष्य एवं वन जीव की मृदा एवं आश्रय उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित होते हैं। ये सब मिलकर एक परिस्थिति
परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। अन्य शब्दों में किसी भी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों में मिलकर बने तंत्रों को परिस्थिति तंत्र कहते हैं। मानव किस प्रकार की परिस्थिति को प्रभावित करता है? मनुष्य अपने परिस्थिति तंत्र का अविच्छिन्नित भाग लेता है। मानव निम्न प्रकार से परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है। कुछ तो उसमें पीडीएफ में एरर हो सकते हैं या तो मेरे और पढ़ने में हो सकते हैं, कुछ शब्द गलती भी लिखे होते हैं, तो ना आप अपने अनुसार सही कर लें, ठीक है? इतना आप जरूर कर लेंगे, ठीक है? अगर कहीं बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है तो। मनुष्य वन्य जीव तथा वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। खनिज संसाधन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। अत्यधिक दोहन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करना। आपने देखा होगा वृक्षों का आज इतना अंधाधुंध काटा जा रहा है क्योंकि नीड के अनुसार। जभी तो आज हमारे टेम्परेचर में प्रभाव, तो आज टेम्परेचर 48 डिग्री 50-50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। कहाँ पहले तो टेम्परेचर जाया नहीं करते थे, लेकिन आज लोगों ने CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, ये बहुत सारी चीजें कारण है उसके पीछे जो आज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपने स्वास्थ्य के लिए कारण जानवरों को शिकार करना, ठीक है? ये सब क्या है? इस प्रकार की परिस्थिति तंत्र असंतुलन पैदा कर देगा और मनुष्य के इन अविवेकी कार्यों से परिणाम स्वरूप अनेक प्रजातियां विलुप्त के कगार पर आ गई हैं। और इसी कारण जो आज प्रजातियां हैं वो क्या हो गया? विलुप्त की स्थिति पर आ गई है, मतलब लुप्त होने पर। आज देखा नहीं है, आज आसमान में इतनी न चील चिड़िया कुछ नहीं दिखते हैं। क्यों? ये सब विलुप्त की स्थिति पर आ चुके हैं और आज मनुष्य इतना विकास कर चुका है कि उसने बहुत पर्यावरण को हानि पहुंचा दी है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन व झाड़ियों की किन्हीं कोई विशेषता बताइए 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। 3 विशेषता क्या है? ये वन 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मैंने कहा वर्षा क्या होता है? वर्षा का मीटर मतलब वर्षा को मापा जाता है, इसमें किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में, ठीक है? वह नापा जाता है और उसके अनुसार देखा जाता है कि यहाँ वर्षा कितनी हुई, औसत वर्षा। इन वनों में पेड़ छिताए हुए होते हैं तथा नमी प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक पहुंची होती हैं। गहराई में पहुंच होती है। इन पेड़ों की पत्तियां अधिकतर मोटी तथा आकार में छोटी होती हैं ताकि वाष्पीकरण से जल हानि कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रमुख विशेषता बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट। चैप्टर 6 है जनसंख्या। जनसंख्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राकृतिक, एक मिनट रुकिए, ये कार्ड। प्राकृतिक घटनाएं आपदा कब बनती हैं? प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सुनामी, जब किसी घनी आबादी वाले गांव शहर को प्रभावित करे। जैसे दिल्ली है, आज दिल्ली में बहुत सारी जनसंख्या रहती है, यहाँ बाढ़ आ जाए या प्राकृतिक घटना हो जाए तो इसको प्रभावित करेंगी, तब वे आपदा बन जाती है। तब वो क्या बन जाती है? एक आपदा। जनगणना किसे कहते हैं? भारत में कब हुई? यहाँ से इंपॉर्टेंट तो पूछा जाएगा 100% जनगणना से। एक निश्चित समय अंतराल हमारे देश में 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। में जनसंख्या की आधी गणना को ही जनगणना कहते हैं। ये 1872 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ये डेट याद रखनी है। हर 10 वर्ष बाद होती है। हमारे भारत में लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखनी है, नोट कर लेंगे। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह प्रदेश, कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। सब लोगों का कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। मुझे लग रहा है जहां तक मोस्टली दिल्ली में लोग आए उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं। आगे चले। चलो आप जो लोग जहां से हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना वो लिखेंगे कि भैया मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, जिस भी स्टेट से हैं, ठीक है?
देखते हैं किस स्टेट से कौन सा ज्यादा है। भारत की लगभग आधी आबादी किन राज्यों में निवास करती है? आधी आबादी जो है भारत की 50%। आधी आबादी कितनी मानी है? 50%। हमारी एक जनगणना 2011 के अनुसार कितनी? 121 करोड़। ठीक है। अगर उसकी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए कौन सा है? राजस्थान बताया था। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या होता है जनसंख्या घनत्व? अभी देखते हैं। नेक्स्ट के लिए प्रति इकाई में क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे करते हैं? कुल जनसंख्या को जितने क्षेत्रफल में ये निवास करते हैं उसे भाग देकर जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। मान लो आप 100 गज में रहते हैं और 2000 लोग रहते हैं, इससे भाग करके उससे क्या निकाल लेंगे हम? जनसंख्या घनत्व। तो मैंने एग्जांपल दिया ऐसे। भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 में 324 व्यक्ति प्रति व्यक्ति। ये बात वाला डाटा भी याद रखना है मोस्ट, कि भारत में कितने लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाएगा तो वहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने? 17 व्यक्ति। ये याद रखना है। 2011 की जनगणना 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 342 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वजनिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य के नाम बताइए। सार्वजनिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। वहाँ क्या है? 1102। और न्यूनतम कौन सा है? अभी मैंने अरुणाचल बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश आ गया। देखो ये रहा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 16%। ठीक है, प्रतिशत में भी याद रखेंगे आप ये वाला भी। उत्तरी मैदान में केरल के उच्च से लेकर अति उच्च जनसंख्या घनत्व के को मिलता है। क्यों? समतल मैदान, उपजाऊ मैदान, प्रचुर वर्षा, यहाँ अच्छी वर्षा होती है, कारण उत्तरी मैदान की और केरल के अति उच्च घनत्व है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। उत्तरी मैदान मतलब नॉर्थ वाला, यही वाला राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे हैं जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जन्म दर से क्या है? जन्म दर से अभिप्राय प्रति 1000 कितने पे नापी जाती है? लिंग अनुपात हो या जन्म दर हो या मृत्यु दर हो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पे नापी जाती है, तो आप बताएंगे प्रति 1000 पे। यहाँ से इंपोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। पर जीवित बच्चों के जन्म की संख्या, कि 1000 पर कितने जीवित बच्चे हैं, वही उसको क्या दर्शाएगी? जन्म दर दर्शाएगी। जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए, क्या आप क्या समझते हैं? किसी भी विशेष समय के दौरान किसी भी देश या क्षेत्र के निवासियों की संख्या में वृद्धि का परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लिंग अनुपात क्या है? जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की जनसंख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। कि 1000 पुरुष के ऊपर मान लो 800 महिलाएं, इसी को हम क्या कहेंगे? लिंग अनुपात कहेंगे। ठीक है। भारत में लिंग अनुपात कितना है? 2001 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 933 है। कितना है? 933 कितने के ऊपर? 1000 व्यक्ति। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? बताएगा कोई बच्चा? हरियाणा। याद रहेगा? रहेगा, क्योंकि वहां पे हत्या पहले बहुत होती थी। तो यह गणना के अनुसार के अनुसार दिल्ली व हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है? 2011 के अनुसार दिल्ली और हरियाणा का लिंग अनुपात 886 और 877 है। 886 दिल्ली, 877 हरियाणा। याद रखना दोनों डाटा, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बता रहा हूँ। साक्षर से क्या तात्पर्य है? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से तो बड़ा, अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ लिख पढ़ सकता है, लिख सके पढ़ सके, उसे हम साक्षर कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा कहते हैं। भारत की साक्षरता दर क्या है? पुरुष एवं महिला साक्षरता दर इसमें कितना भाग है? 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। इसमें से पुरुष का साक्षरता दर 80% है, 80.9%।
महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% है। ये दोनों डाटा पेपर में इम्पोर्टेंट रखते हैं अपने आप में। अगर एग्जामिनर को बढ़ाना होगा थोड़ा क्वेश्चन तो यहाँ से बढ़ाएगा। व्यवसायिक संरचना की परिभाषा क्या है? विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुरूप जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसाय के 3 वर्ग कौन से हैं? व्यवसाय के 3 वर्ग। अब देखो व्यवसाय के कौन-कौन से वर्ग हैं? तीनों वर्ग से क्वेश्चन याद रखना है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? ग्रामीण में जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या किस कृषि कार्य में लगी हुई है? किसमें? कृषि में। व्यावसायिक संरचना के आधार पर विकासशील व विकसित देशों में अंतर बताइए। विकासशील तो होते हैं जो तरक्की कर रहे हैं और विकसित वो होते हैं जो पूरी तरह सब सर्विसों का पूरी तरह प्रयोग कर चुके हैं। कृषि, औद्योगिकरण और सर्विस सेवाएं और विकसित हैं। विकसित देशों में जनसंख्या अधिकतर हिस्सा द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों को मिलेगा। कौन से विकसित देश में? विकसित देश में वो प्राथमिक पे काम नहीं करते, सेकेंडरी और थर्ड पे काम करते हैं, प्राथमिक या तृतीय पे, ठीक है, जुड़ा होता है। जबकि विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक गतिविधि होती है कृषि। प्राथमिक गतिविधि किससे निर्मित होती है? कृषि से। और द्वितीय होती है उद्योग से और तृतीयक होती है सेवा से, सेवाएं, सर्विसेज। ये बात याद रखनी है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है लघुत्तम। जनगणना किसे कहते हैं? इसका महत्व क्या है? जनगणना का आश्रय एक निश्चित समय के अंतराल भारत में 10 वर्ष की जनसंख्या के आधिकारिक गणना को गणना कहते हैं। जनगणना का महत्व। जनगणना के हमारे देश की जनसंख्या संबंधी जानकारी, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यवसाय संरचना आदि जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे 1951 में भारत की जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि की कोई 3 बताइए कारण बताइए। इम्पोर्टेंट। 1951 में जो तीव्र वृद्धि हुई थी। उच्च जन्म दर। भारत की जन्म दर बहुत अधिक है। उच्च जन्म दर भारत की जन्म दर से बहुत अधिक है। 1951 के दशक में 1981 तक इनमें नियमित रूप से वृद्धि हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। पिछले दशक में विशेषकर 1951 के बाद से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत वृद्धि हुई है। आप आज देख पा रहे हैं स्वास्थ्य सेवा में कितनी वृद्धि होती आई है। पहले लोग बहुत जल्दी मर जाते थे, अब लोगों के लिए हर चीज़ का इलाज आ चुका है। तो अब लोगों की मृत्यु दर क्या हो गई है? कम हो गई है पहले के मुकाबले। इसके कारण मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। देखो मैंने कहा था मृत्यु दर क्या हो गई? बहुत कम हो गई है, किंतु जन्म दर उच्च ही बनी है। अब इस जन्म दर लेकिन उच्च बनी है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अब मरने की जनसंख्या कम हो गई, बढ़ नहीं जनसंख्या, तो उस देश की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। शिक्षा एवं ज्ञान का अभाव है। भारत में साक्षरता दर बहुत कम रह गई है। लोग शिक्षित नहीं होने के कारण छोटे-छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं। इसे जनसंख्या का वृद्धि कहते हैं। ठीक है? किशोर जनसंख्या क्या है? इसकी सीमाएँ। जनसंख्या के किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लोग होते हैं। किशोर की प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं। चलिए नेक्स्ट। किशोर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों व वयस्क से अधिक है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोहित हो सकता है। भारत में किशोर को प्राप्त भोजन के पोषक तत्व अपर्याप्त हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। रक्त की मतलब कमी होती है उनके अंदर। विकास की प्रक्रिया में किशोर की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर की अनेक संवेदनात्मक समस्या भी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य बताइए। ये आप पढ़ लेंगे, इतना वो नहीं है, ठीक है, देख लेंगे आप। भारत की लगभग आधी आबादी किन राज्यों में निवास करती है? ये बता ही दिया, सारे राज्यों के नाम है, बता देंगे आप। भारतीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर की भलाई के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए? ये भी आप बता देंगे। अभी बात ऊपर करते बारे हैं कौन कौन सी सरकार ने कदम उठाए। जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये इम्पोर्टेंट।
जनसंख्या वृद्धि क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि पर संजीव टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में, कोई विशेष समय अंतराल है और 10 वर्ष के भीतर किसी राज्य के देश के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन आ जाए या भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। देश की 51 और 61 के देश की 21.64% बढ़ी है। इस प्रकार 1971-81 की जनसंख्या में 24.66% वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ती गई, घटी नहीं है। 21 से भी 24 और वर्ष 2001 से 2011 17% रही है। यहाँ थोड़ा मेंटेन रहा है 17%, हर जगह बढ़ी है। वृद्धि दर 1.64% रही है। किस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? बच्चे 15 वर्ष से कम ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं और तथा इनका भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 आर्थिक रूप से उत्पादनशील एवं जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील एवं अवकाश प्राप्त हो सकते हैं और ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। स्वैच्छिक रूप से मतलब इच्छा अनुसार। चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।